वो मंदिर भी जाता है, वो मस्जिद भी जाता है। चप्पल चोरों का कोई धर्म नहीं होता। वो चुनाव भी फंसाता है, वो बहाली भी फंसाता है। इन नेताओं को शर्म नहीं होता। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को पटना हाई कोर्ट की तरफ से रोक दिया गया है। और यह रोक अगर सातवें चरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तरह से संजीवनी बूटी प्रूफ होने वाला है। और यह जो रोक लगाया गया है कोर्ट की तरफ से नगर निकाय चुनाव पे, यह रोक अब लंबा चलेगा। और इस रोक के कारण सातवें चरण को किस तरह से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, यही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग से निवेदन है, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि यह जो रोक लगाया गया है ये क्यों लगा है, और दूसरी बात, अगला जो चुनाव होगा यानी कि अब जो चुनाव होगा वो कब तक होने वाला है, फिर आप लोग समझ जाइएगा कि इससे हम लोगों को यानी कि सातवें चरण के जो अभ्यर्थी हैं 1 से लेकर 12 तक के, उनको क्या क्या फ़ायदा किस तरह से मिल रहा है। पटना हाई कोर्ट ने इस चुनाव पे रोक इसलिए लगाया क्योंकि पटना हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है ओबीसी को, ईबीसी को, तो इसके लिए आपको एक कमेटी बना करके उसका रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, फिर आप आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन आप लोग को पता है कि यह जो बिहार में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार इनके मुखिया है, ये कुछ भी करने के लिए पूरे देश में फेमस है। कभी मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट कर देते हैं, कभी कुछ फैसला ले लेते हैं। एक तरह से कहिए तो तानाशाही रवैया है। इन्हें लगता है कि हमने जो कह दिया है वही संविधान है और वैसे ही देश चलेगा। कहीं ना कहीं जो इलेक्शन पे रोक लगाया गया उसके लिए 110% एक ही शख्स जिम्मेदार है, इस राज्य के मुखिया। अब आगे समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है। सबसे पहला तो इसमें हो सकता है, जैसा पता है आप लोग को, कि बिहार के जो वित्त मंत्री हैं अभी, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सबसे पहले तो देखना यहाँ पे ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इनके पिटीशन को, इनके केस को एक्सेप्ट भी करता है या नहीं। क्योंकि जो माननीय न्यायाधीश संजय करोल ने जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट को ही कोर्ट करते हुए कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, बगैर कमेटी बनाए आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इनका डिमांड, अगर इनका पिटीशन, अगर इनका केस सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो भी जाता है, उसके बाद भी इस बात का चांस 0% है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को रोक के और तुरंत चुनाव करवाने का आदेश दे देगा। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो यह सुनवाई 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, या फिर सालों चल सकती है। ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से 2 चीज़ें होगी, या तो बिहार सरकार जीत के आएगी या बिहार सरकार हारेगी। अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से जीतती है, जिसका कि चांस बिल्कुल नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ही पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, अगर जीत जाती है फिर भी 0% चांस में भी, तो फिर इन्हें लगभग 6 महीने साल भर के बाद ये चुनाव ये करवा पाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार हार के आती है, इस कंडीशन में इन्हें एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जो कमेटी ये देखेगा कि कहाँ कहाँ किस किस नियोजन निकाय में किस कैटेगरी के पिछड़ों के जाति के जो लोग हैं उनको आरक्षण मिल सकता है। और ये आरक्षण देने के लिए इस कमेटी का रिकमेंडेशन आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा बिहार में जातिगत जनगणना करवाना। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना लंबा प्रक्रिया आगे खींचेगा। पहले बिहार में जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा, उसके बाद एक कमेटी बनेगी जो रिकमेंड करेगी कि किस किस नियोजन निकाय मैंने कह दिया नगर निकाय में किस जाति के उम्मीदवार को वहाँ पे मौका मिले और किस किस नियोजन निकाय को आप जनरल यानी कि सामान्य में रख सकते हैं। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया साल 2 साल भी आगे खींच सकती है। कितना भी अगर फास्ट हुआ तो कम से कम साल भर का चक्कर इसमें लग गया। और इसीलिए मैंने कहा है कि सातवें चरण को संजीवनी बूटी मिल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी नगर निकाय हैं इनके अंदर जितने भी स्कूल आते थे
उन सबों में माध्यमिक उच्च माध्यमिक का 6 फेज को भी सरकार ने रोक के रखा था। और यहाँ पे आप लोग को ये बात भी समझना चाहिए कि ये जो चुनाव अभी हो रहा है, इस चुनाव को 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था। सरकार ने जानबूझकर इस चुनाव को इसलिए रोक के रखा था कि ये चुनाव हम तब कराएंगे जब छठा चरण खत्म होने वाला होगा, क्योंकि इसी के बहाने छठे चरण को रोकेंगे और इसी के बहाने 7वां चरण भी हम डिले कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबे पे पानी फेर दिया है पटना हाई कोर्ट ने, और 7वें चरण के लिए बहुत बड़ी संजीवनी बूटी मिल गई है। क्योंकि जैसे ही चुनाव पे रोक लगा वैसे ही आचार संहिता खत्म माना जाएगा। आचार संहिता खत्म है, इसका मतलब जो पुराने अधिकारी हैं वही एक तरह से कार्यभार संभाले रहेंगे, और छठा चरण भी अब नगर निकायों में भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक का हो पाएगा। और जैसे ही ख़त्म होगा, जिस तरह का प्रेशर कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है रोजगार देने का, ये दोनों प्रेशर पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी पे। और आप लोग को ये बात अच्छी तरह से पता है कि बिहार में 7वां चरण हो, शिक्षक बहाली हो, किसी भी तरह का बहाली हो, उसको फंसाने वाले एक ही इंसान है, यही हैं जो बिहार में बहाली नहीं करवाना चाहते। साथ ही साथ अभी जो बिहार का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, जो उठापटक चल रहा है, इसमें आप इस बात की भी आशंका बन रही है कि जो एक बेमेल गठबंधन देखा जा रहा है बिहार में आरजेडी और जदयू का, इसे मैं बेमेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे एक शख्स है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, और एक दूसरा शख्स है आरजेडी जिसने हमेशा सिद्धांत की राजनीति की है। आरजेडी लालू यादव के समय से लेकर के माननीय तेजस्वी यादव तक जो इनके पार्टी का अल्टीमेट मोटो है, जो पार्टी का सिद्धांत है, उससे 1 इंच भी दाएं बाएं आज तक नहीं हुई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री कुर्सी कुमार जी अपने कुर्सी के लिए अपने सिद्धांतों का तिलांजलि हर सेकंड दे देते हैं। बीजेपी से कुर्सी मिले तो बीजेपी से चिपक लिए, जब बीजेपी से कुर्सी नहीं मिला तो फिर आरजेडी से चिपक लिए। मतलब कि इनका एक ही सिद्धांत रह गया है, किसी तरह से बिहार के युवाओं का, बिहार के बेरोजगारों का, बिहार के गरीबों का भविष्य बर्बाद करना। जिस तरह से सरकार बनते ही 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, और अब ये भी खबर निकल के आ रही है कि जो बिहार में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। और इसके पीछे का देखिए कारण एक ही है कि आरजेडी ने हमेशा अपने सिद्धांत पे राजनीति किया है। अपने सिद्धांत से आरजेडी के जो ऊपर के नेता हैं वो भले ही मंत्री बनने के लालच में, सत्ता के लालच में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर के आरजेडी के नेता हैं वो अपना सिद्धांत कभी नहीं छोड़ सकते हैं। आप लोग को ये भी पता होगा कि जो मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, जब ये बीजेपी के साथ हुआ करते थे तो आरजेडी के जितने बड़े बड़े एमएलए थे, जितने बड़े बड़े नेता थे, सब पे चुन चुन के सबको इन्होंने केस में फंसाया था। अभी जो सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है, इनके ऊपर भी नीतीश बाबू ने ही केस किया था। अभी जो मोकामा से विधायक अनंत सिंह को जेल हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जदयू वालों ने ही उन्हें जेल भिजवाया है। तो आरजेडी के बहुत ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनका हमेशा से नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा रहा है, और ये आंकड़ा हमेशा खटकता रहा है जब भी ये बेमेल गठबंधन होता है। और कहीं ना कहीं पिछली बार भी जो सरकार गिरी उसके पीछे भी कारण यही था, और इस बार भी सरकार में जो अड़चन आ रही है उसके पीछे भी जदयू की तरफ से बदले की नियति से आरजेडी के ऊपर किया गया केस, या फिर आरजेडी के नेताओं को किया गया परेशानी ही है। और अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि 2 बड़े नेता सामने हैं। एक हैं जो रोजगार देना चाहते हैं, एक हैं जो रोजगार को फंसाना चाहते हैं। देखते हैं किनका जीत होता है, और ये कहीं ना कहीं इसमें बीच में 7वें चरण वाले को फ़ायदा होता दिख रहा है, क्योंकि अब इस साल बहुत चांस है कि 7वां चरण शुरू हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।